ओम सभी को नमस्ते। तो मैं पिछली बार भी टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की पुस्तक है, उसके बारे में आपको बता रहा था कि उसमें क्या क्या लिखा है। और अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास में 3 मेथड जो आजकल यूज़ होती हैं वेदों को समझने के लिए, उसकी हमने बात की थी। पहली थी माइथोलॉजिकल वे, तो पौराणिक कथाओं के आधार पर वेदों को समझना। दूसरी थी एंटीकोरियन वे, मतलब जो हमें आर्कोलॉजिकल सर्वेस के आधार पर जो हमें सबूत मिल रहा है उसके आधार पे। और तीसरी है कंटेम्प्रेरी वे, मतलब जो समकालीन जो आसपास के ग्रंथ हैं उनके आधार पे उनको समझना। तो पहली मेथड हमने देख ली थी, माइथोलॉजिकल वेज में क्या कमियां हैं वेदों को समझ, अगर हम उसके हिसाब से वेदों को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या कमियां रह जाएंगी, वो हमने समझ लिया था। अब 2 मेथड और बची हैं, एंटीकोरियन वे, मतलब जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें क्या कमियां हैं वो पंडित जी इसमें लिखते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इस मेथड के ऊपर जाते हैं। पहला तो ये पता लगाना कि हम जिस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि ये उसी समय की है कि नहीं। जैसे हम उसका काल अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेद इस काल में लिखे गए या पुराण इस काल में लिखे गए, उपनिषद इस काल में लिखे गए, तो ये बिल्कुल फिर एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए, सटीक होना चाहिए हमारी जानकारी कि हम जो बोल रहे हैं वो उसी चीज़ पे वो उसका समय वो है। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसमें भाषा लिखी गई है, जो जिस भाषा में वो लिखे गए हैं उसका जो विकास हुआ है उसकी भी हमें गहराई से जानकारी होनी चाहिए कि भाषा कैसे 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 बदली। क्योंकि समय इतना लंबा है, धीरे 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 भाषा बदलती है और भाषा का अर्थ ही पूरा बदल जाता है, ऐसा पंडित जी लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको 3 प्रकार से वो बोल रहे हैं भाषा बदल जाती है। एक तो ये है कि उसकी बोलने की विधि, उच्चारण, वेदों में तो ये बहुत बिल्कुल है कि उसका बोलने का तरीका ही उसके अर्थों को बदल देता है। एक तो वो है। दूसरा जो फॉरेन लैंग्वेज का वो होता है, जैसे आजकल हम हिंदी में भी कितने सारे अंग्रेजी वर्ड अब बोलने लगे हैं क्योंकि उसका वो आ गया है, प्रभाव आ गया है। और तीसरा कि जो भाषा के क्षेत्र में ही जो इंसान का जो इवोल्यूशन करता है भाषा के बारे में, जैसे अगर उदाहरण मैं दूं तो पहले के समय में अगर कोई चर्मकार बोल रहा है तो ये माना जाएगा नॉर्मली कि भाई वो चमड़े का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है। उसका अपभ्रंश अगर चमार हो गया तो आज के समय में वो एक गाली के तौर पे उसको ले लिया जाता है। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे और उसके आधार पे सीधे सीधे उसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो वो गलत ट्रांसलेट हो जाएगा, ऐसा पंडित जी उसमें लिखते हैं। इसलिए भाषा को समझना, उसके विकास को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर तुम वेदों को समझना चाह रहे हो तो। और तीसरी जो पद्धति है वो समकालीन मेथड है। ये हिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है कि क्रम निकालते हैं कि कौन सी घटना किस कालखंड में घटी और फिर उन डॉट्स को जोड़ते हुए पूरी चीज़ें बताते हैं। तो उसमें क्या है कि जब इसी मेथड को वेदों, उपनिषद, दर्शन, पुराण का काल निकालने के लिए जब लगाया गया कि वेद का काल निर्धारित करें, पुराण का, उपनिषद का, तो इसमें इतना ज़्यादा अच्छे से रुचि नहीं ली गई कि उसका करें। आजकल तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो ये बोलते हैं कि पुराण और वेद एक साथ ही आए, उनका काल वो अब एक ही बताने लगे हैं नॉर्मल लोग। लेकिन ये निराधार है तो ज़्यादा लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन लोग मानने लगे हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि वेद व्यास ने ही पुराण भी लिखे हैं और ये लिखे हैं, तो उस आधार पे भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन अब विद्वान लोग उस पर कहते हैं अगर भाषा देखें अपन वेद की और पुराण की तो बहुत ज़्यादा अलग भाषा है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों एक काल में तो नहीं लिखे गए हैं। ऐसे उपनिषदों और दर्शनों की भाषा देखें तो वो भी अलग है, तो वो भी एक काल में नहीं लिखे गए हैं। तो इस चीज़ का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं अगर आप उस मेथड को अपना रहे हैं तो। और उसमें क्या हुआ कि जो अभी नवीन जो वेदों के व्याख्याकार हुए, महीधर हुए, सायण हुए, जिनको बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उनका ही भाष्य आमतौर पर लोग मानते हैं कि इन्होंने जो किया है यही होगा सही। लेकिन पंडित जी उसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा नवीन है, जो महीधर भी हुए, सायण भी हुए, ये अभी के 1000-1500 या 2000 वर्ष के अंदर अंदर ही इन्होंने लिखे। तो ये भी इनको पास भी भाषा का उतना अच्छा ज्ञान नहीं था कि वो समझ पाए कि उस समय की भाषा क्या थी और अभी की भाषा क्या है।
और दूसरी चीज उसमें त्रुटि ये करी कि उनके समाज में जो मान्यताएं प्रचलित थीं उन्होंने उनको वेदों में खोजने का प्रयास किया और उनके आधार पे उन्होंने उनकी व्याख्या करने की कोशिश करी, तो उससे भी वेद का जो सही अर्थ था वो बदल गया। और इसमें जो टाइम फ्रेम जो मानते हैं लोग, जिसमें टाइम फ्रेम में डिफाइन कर रहे हैं कि वेद पुराण उपनिषद टाइम फ्रेम, तो यूरोपियन स्कॉलर्स के अनुसार तो 6000 वर्ष में ही पूरा मानव विकास हो गया। तो पंडित हरिप्रसाद जी उसको बोलते हैं कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, सभ्यता है, ये सिर्फ 6000 साल में ही की है, और इससे पहले तो पाषाण युग था, ये युग था, वो था। तो उस आधार पे अगर हम उसको अपनाते हुए अगर अपन कार्य करेंगे तो वो कार्य अपना गलत हो जाएगा वेदों की दृष्टि से समझने के लिए। तो ये 2 मेथड और थी जिनकी उन्होंने कमियां बताई कि इसमें क्या क्या कमी है। अब इसके बाद वो बताएंगे कि रियल मेथड हम किस चीज़ को फॉलो करें जिससे कि हम वेदों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा आपको। ओके।